21वीं सदी उद्योग क्रांति के 5वें भाग में हम सबका स्वागत है। बदलते वक्त में सब जिज्ञासा से भरे हैं। जानना ये है कि कौन क्या करेगा और कौन कैसे करेगा। क्या आप में कोई जिज्ञासा है? क्योंकि जिज्ञासा ही आविष्कार की जननी है। आज का ये संवाद एक ऐसे विषय पर है जो किसी भी स्टार्टअप ओनर, छात्र, इनोवेटर के लिए बेहद जरूरी है कि वो पहला कदम कैसे रखे। पहला कदम यानी प्लानिंग। वो कैसे हर चीज को फिगर आउट करे, एक आउटलाइन ड्रॉ करे। इस संवाद में आज हमसे जुड़ रहे हैं दो ऐसे विशेषज्ञ जिन्होंने मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में काफी रुचि हासिल कर रखी है। नमस्कार, मैं विशाल कुमार सिंह आज का आपका होस्ट स्वागत करता हूं इस सीरीज के एक और रोमांचक एपिसोड में, जहां हम जानेंगे कि प्लानिंग की भूमिका क्या है। प्लानिंग कैसे एक प्रोडक्ट को, एक बिजनेस एम्पायर को खड़ा करने के लिए बेहद जरूरी नींव प्रदान करता है। इस सफर में आज हमसे जुड़े हैं मिस्टर राजेश पंसर, जो कि मार्केटिंग के टीचर है उत्तरांचल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में। उनके साथ हैं मिस्टर रोहित ध्यानी सर, जो कि डिजिटल मार्केटिंग के शिक्षक है उत्तरांचल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में। और आज हम इनसे जानें कि प्लानिंग कैसे और क्यों इतना जरूरी है और क्यों आपको इस चीज को अच्छे से समझना है। तो अगर आज आप इसे समझते हैं तो हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को और बेहतरीन रूप से संचालित कर सके। तो चलिए आज के संवाद में आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न राजेश सर से करते हैं कि सर, प्लानिंग क्यों जरूरी है किसी भी स्टार्टअप के लिए, किसी भी छात्र के लिए? देखिए, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लानिंग हमको लक्ष्य निर्धारित करने के लिए एक दिशा का काम करता है। आपको अगर दिशाहीन होकर अगर आप काम करेंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपका लक्ष्य कहाँ है और आप कहाँ हैं। तो जब आपको किसी भी योजना, किसी भी लक्ष्य पे काम करना है तो उसको पहुंचने के लिए एक मार्ग निर्धारित जो हमको करता है, जो नक्शे की तरह काम करता है, वो हमारा काम प्लानिंग करता है। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टारगेट बहुत क्लियर है कि मेरे को बिजनेस में क्या करना है, आगे कहाँ पहुँचना है, तो उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, जो आपको दिशा निर्देशित करता रहेगा अपने लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू सर। जिससे हमें यह समझ में आता है कि प्लानिंग सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, बल्कि वो पूरी शैली डिसाइड करेगी आपके जर्नी की कि आप कब क्या करेंगे या किसी भी चुनौतियों का सामना आपको किस विकल्प से करना है। इसी शरण में हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर ये जानते हैं रोहित सर से कि सर, प्लानिंग के कुछ ऐसे टूल्स या एलिमेंट्स जो हर छात्र या किसी भी एंटरप्रेन्योर फाउंडर को ध्यान में रखना चाहिए अपने प्लानिंग लेआउट को क्रिएट करने टाइम। देखिए, प्लानिंग एक ऐसी चीज़, जैसे सर ने बताया, कि आपको एक रोड मैप मिल जाएगा कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि प्लानिंग हमें क्यों करनी चाहिए, या किसी भी बिजनेस को अगर हम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें प्लानिंग किस तरीके से करनी है, तो सबसे पहली जो बुनियाद उसकी रखी जाती है वो रखी जाती है कि कस्टमर की इच्छा क्या है, उसकी नीड्स क्या है, वो क्या चाहता है आपके प्रोडक्ट से, आपकी कंपनी से, और क्या सर्विसेज आप उन्हें प्रोवाइड करना चाह रहे हो। तो नीड्स, वांट एंड डिजायर एक टर्म हम कहते हैं मैनेजमेंट में, जिसके थ्रू हम बच्चों को ये बता पाते हैं, या हम अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हम बिजनेसमैन को ये समझा पाते हैं कि नीड्स, वांट एंड डिजायर कितनी इंपॉर्टेंट है। और इसकी इंपॉर्टेंस अगर आप समझो तो आप देखिए कि अगर मैं एक किसी भी प्रोडक्ट को बनाता हूँ, मेरी फर्म कोई प्रोडक्ट बनाती है, अगर मैं एक यंग एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एक नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, मैं एक स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ, तो अगर मैं एक नया प्रोडक्ट बनाना चाह रहा हूँ और वो कस्टमर जो है, जो हमारे मार्केट में जो सामान परचेज करने वाले लोग हैं, और उनकी नीड, वांट और डिजायर से मैच नहीं कर रहा है, तो मेरा वो बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा, चाहे मैं कितना भी एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट मार्केट में क्यों ना लेके आ जाऊँ। लेकिन वहीं दूसरे एंड में अगर मैं देखूँ, अगर मैं एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आता हूँ जो मार्केट में जिसकी रिक्वायरमेंट है, तो मेरा स्टार्टअप अपने आप ही बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट को वो मैच कर रहा है, कस्टमर की नीड्स, वांट को मैच कर रहा है। ये आप देखिए, ये हमेशा एक स्टार्टअप को एक अलग ही ऊंचाइयों तक लेके जाता है, जिसके पीछे मेन उद्देश्य क्या है कि जो पर्टिकुलर चीज मार्केट में रिक्वायर्ड है उसके ऊपर काम किया जाए और वो चीज अवेलेबल कराई जाए। और आज के सिनेरियो में कम प्राइस पर एक अच्छा प्रोडक्ट अगर अवेलेबल कराया जाता है तो वो एक उस प्रोडक्ट को भी टक्कर दे सकता है जो बहुत लंबे समय से मार्केट में अवेलेबल। थैंक यू सर। तो अब इसी को मद्देनजर रखते हुए हम अपने चरण में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बिजनेस प्लान के कुछ ऐसे एलिमेंट जो हर छात्र, हर इनोवेटर को ध्यान में रखने चाहिए। तो सर, रोहित सर से मेरा एक प्रश्न है कि सर, कुछ एलिमेंट्स या कुछ ऐसे जो टूल्स है, जो की प्रिंसिपल्स हैं, जिन्हें ध्यान रख के किसी को भी अपना बिजनेस प्लान का लेआउट क्रिएट करना चाहिए। देखिए, आपने खुद ही एक टर्म कहा है बिजनेस प्लान, और प्लानिंग सर ने आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सर ने आपको बताया है कि कैसे एक रोड मैप आपको मिल जाता है अगर आप एक प्लान्ड वे में चलते हैं। तो अगर आप बात कर रहे हैं बिजनेस प्लान की, तो मैं सीधे बात करूंगा स्टार्टअप्स की, जो आजकल स्टार्टअप एक ट्रेंड में है, जिसमें आप देख रहे हैं कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा प्रोडक्ट स्टार्टअप, अगर आप एक फर्म आप स्टैब्लिश कर रहे हो तो आप उससे बना पा रहे हैं। तो वहाँ पर मैं आपको बात करूंगा, सीधे मैं मुद्दे पर अगर आऊँ तो मैं बात करूंगा आपसे कि आपको कस्टमर के हिसाब से सोचना पड़ेगा। कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर के वांट्स क्या है, कस्टमर के डिजायर क्या है। ये तीन मेन पिलर्स हैं जिनके बेसिस पर आप एक स्टार्टअप फर्म को रन कर सकते हैं।
कस्टमर क्या चाहता है, अगर आप वो प्रोडक्ट बना पा रहे हैं तो फिर कस्टमर ये चीज़ को मद्देनजर नहीं रखेगा कि उसका प्राइस ज़्यादा है या कम। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई फर्म बहुत लंबे समय से बिजनेस कर रही है, मार्केट में बहुत अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल करा रही है, लेकिन एक कॉम्पिटिटर आता है और वो कॉम्पिटिटर कम दामों में जब वो प्रोडक्ट अवेलेबल करा पाता है तो उसकी वजह से एक स्टैब्लिश्ड फर्म को भी नुकसान झेलना पड़ता है। आपके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एयरटेल एक जायंट प्लेयर था जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा था, लेकिन जियो के आने के बाद उसका अस्तित्व जो है और पूरी तरह से डगमगा गया। जी सर, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था सर, इसके लिए थैंक यू। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि प्लानिंग सिर्फ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, हमें ये पता चलता है कि बदलते वक्त के साथ कौन से कदम लेने हैं और कैसे अपने विकल्पों को सुधार के साथ आगे बढ़ना है। इसी चरण में हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे प्लानिंग किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्रोवाइज कर सकता है। एक बिजनेस प्लान की अहम भूमिका समाज कल्याण या किसी भी इनोवेशन में क्यों ज़रूरी है। तो राजेश सर, मेरा ये सवाल आपसे है कि सर कृपया कि हमारे छात्रों और दर्शकों को ये प्रकाशित करें कि प्लानिंग और बिजनेस प्लान जो हम कहते हैं वो कैसे किसी भी प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर रहा है, इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। प्लानिंग की जो डेडलाइन होती है मीट करना क्यों ज़रूरी है और कैसे वो हर डिपार्टमेंट से इंटर रिलेटेड है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, टेक्निकल क्वेश्चन है। देखिए, प्लानिंग, सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि प्लानिंग एक रोड मैप है आपको अपने लक्ष्य तक या टारगेट तक पहुंचने के लिए। अब प्लानिंग को कैसे इम्प्रोवाइज करते हैं हम। इम्प्रोवाइज मतलब कैसे उसको बदलते समय के साथ उसको बदलते रहते हैं ताकि आपका लक्ष्य मिलता रहे। क्योंकि जब हम बात करते हैं बिजनेस की तो हर चीज़, अगर आप ग्राहक की तरफ से देखें चाहे बाजार की तरफ से देखें, दोनों चीज़ बदल रही हैं, वक्त के साथ बदल रही हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता जो प्लान मैंने आज बनाया है वो आज से 1 साल के बाद भी वैसे ही चलेगा। तो हमको प्लान को बदलती व्यवस्था के साथ, बदलते ग्राहकों के साथ, बदलते बाजार के साथ अपने प्लान को भी बदलना चाहिए ताकि हमारा प्लान डायनेमिक रहे और अपने लक्ष्य को हम लोग मिलते रहे। दूसरा जो आपका सवाल था कि बिजनेस प्लान के डिपार्टमेंट कैसे इंटर रिलेटेड है। देखिए, जब भी हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिपार्टमेंट्स इकाइयाँ होती हैं किसी भी बिजनेस की। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, फाइनेंस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सिर्फ फाइनेंस देखेगा। एचआर डिपार्टमेंट वो है जो एम्प्लॉयज़ के बारे में देखेगा कि एम्प्लॉयज़ आप ऑन हायर ला रहे हो, एम्प्लॉयज़ कंपनी में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं और उनको उनके बेनिफिट्स भी आप प्रोवाइड करा रहे हो। फिर उसके बाद आपके और भी डिपार्टमेंट हैं, जैसे आपका सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट है, आपकी R&D डिपार्टमेंट है। अब हम लोग जब एक बिजनेस को चलाते हैं तो बिजनेस एक परिवार की तरह चलता है। ये सारे जो डिपार्टमेंट है ये इकाई है जो अगर साथ में नहीं चले तो आप कभी भी अपने लक्ष्य तक या टारगेट तक नहीं पहुंच पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि फाइनेंस अलग है। फाइनेंस जब तक पैसा नहीं अलॉट करेगा तब तक आपकी मार्केटिंग का या एडवर्टाइजमेंट का कुछ नहीं हो सकता। मार्केटिंग वालों को फाइनेंस से पैसा चाहिए तभी वो मार्केटिंग कर सकते हैं। इस तरह से ही अगर आप देखें HR, अगर वो अच्छे एम्प्लॉय नहीं रख पाए कंपनी में तो आपकी कंपनी प्रगतिशील नहीं रहेगी, प्रगति कर ही नहीं पाएगी। तो ये सारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे फाइनेंस है, सेल्स है, मार्केटिंग है, HR है, R&D डिपार्टमेंट है। R&D डिपार्टमेंट जहाँ नई नई चीज़ों का आप प्रोडक्ट का रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो और नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, ये R&D डिपार्टमेंट का काम है। ये सारी इकाइयाँ एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। अगर ये साथ रह के काम करेंगे तभी आप अपने टारगेट तक पहुँचेंगे। अगर ये बिल्कुल अलग अलग काम करेंगे तो इनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आपका बिजनेस कभी भी सफल नहीं हो सकता। थैंक यू सर। सर ने बिल्कुल ठीक कहा, जैसा हमने अपने पिछले एपिसोड में जाना था कि क्यों बेहद ज़रूरी है आज के डेट में इंटरडिसिप्लिनरी मैनेजमेंट करना, कि हर नीश से एक डिपार्टमेंट जो कोई कोडिंग कर रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, कोई मार्केटिंग कर रहा है, कोई फाइनेंस कर रहा है, तो सब चीज़ को जो बाधित करके रखता है वो होता है बिजनेस प्लान। कि पूरे सारे डिपार्टमेंट कैसे फंक्शन करेंगे एक ऑब्जेक्टिव के लिए और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसी क्रमांक में हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रोहित सर से कि सर मार्केट में अगर कोई भी नया छात्र कोशिश करे प्लान बनाने का, बिजनेस प्लान तैयार करे, तो कुछ टूल्स या संसाधन या प्लेटफॉर्म है जिससे वो उसको यूज़ करके बहुत अच्छा प्लान का लेआउट क्रिएट कर सकता है और अपने आइडियाज़ को भी आगे बढ़ा सकता है। सर कृपया करके मार्गदर्शन करें। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूँ टूल्स की, तो आज की डेट में मैं आपसे पहले भी स्टार्टअप के बारे में बात करता हूँ, दोबारा स्टार्टअप की बात करूँगा। स्टार्टअप करना इस समय के अवधि में बहुत बड़ा काम नहीं है। आप देखेंगे आपको वेबसाइट बनाना, वर्डप्रेस के थ्रू आप वेबसाइट बना सकते हैं, बहुत आसानी से बनाई जा सकती है। दूसरा, आप देख रहे हैं आज की डेट में हर प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं बताऊंगा आपको, हरिद्वार का एक लड़का है जिसने गंगा जल ऑनलाइन बेचा है एंड लोग उसको खरीद रहे हैं। तो उसने ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करी
कि अगर कोई हरिद्वार तक नहीं आ पा रहा है तो वो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक सामान को पहुंचा पा रहा है। तो ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म की मदद से ये चीज़ अवेलेबल करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। गांव देहातों में आज भी उपले बनाए जा रहे हैं, वही सेम चीज़ ऑनलाइन आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पे मिल रही है, और जो कंपनी उसे बना रही है वो बहुत अच्छे दामों पे उसे बेच रही है और पैसा कमा रही है। तो स्टार्टअप करना या कोई बिजनेस करना इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। मुद्दा ये है कि क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढ पा रहे हैं, और उसको ढूंढने के बाद आप उसे कहाँ बेचना चाह रहे हैं। आज के समय में ऑफलाइन मार्केट में सामान बेचने से आसान है ऑनलाइन मार्केट में सामान बेचना। तो कोई भी कंपनी, अगर कोई भी बिजनेस प्लान आपका है, उस बिजनेस प्लान को आपने बनाने के बाद आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मैं इस बिजनेस को ऑनलाइन मोड पे करूं या ऑफलाइन मोड पे। आसान है ऑनलाइन मोड पे करना, ऑफलाइन मोड पर आप कितनी भी चीज़ों को प्रमोट कर लें, आपको ये कभी भी जानकारी नहीं मिल पाएगी कि कितने लोग उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हुए हैं। लेकिन ऑनलाइन मोड पर अगर आप वही सेम चीज़ करते हैं तो आपको ये गिनती तक पता चल जाती है कि किस राज्य में, किस शहर में, किस सिटी में कितने लोगों ने उस पर्टिकुलर पोस्ट को देखा, उसको समझा, और उसके बाद उन्होंने ये चीज़ अडेप्ट करी और ये चीज़ को, इस जानकारी को लिया कि हाँ ये जानकारी सही है या नहीं। तो जितनी ज़्यादा आप इलेबरेटेड मोड में डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जा सकते हैं, ऑफलाइन मोड में उतना आपको नहीं मिल पाता है। और स्टार्टअप की दुनिया में शायद ये एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जाना, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जाना और अपने सामान को वहाँ अवेलेबल करा के मैक्सिमम से मैक्सिमम जनता तक अपना सामान पहुँचाना। जी, तो जैसा हम सब समझ सकते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, और कैसे आज के बदलते युग में सब चीज़ है हमारे पास। ओपन वर्ल्ड के ज़माने पे गूगल मेटा के थ्रू आप अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं, उसे एडवर्टाइज कर सकते हैं और वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। पर सब चीज़ करने के लिए अगेन आपको एक प्रॉपर बिजनेस प्लान की ज़रूरत होगी, चाहे आप ऑफलाइन कर रहे हो या ऑनलाइन। इसी क्रमांक में हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सब बिजनेस प्लान कोई भी बना लेता है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो एक बार में फिक्स होके एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसे परीक्षण करने की ज़रूरत पड़ती है, आइडिया प्रूफिंग लगती है। तो आप हमारे छात्रों को प्रकाशित करके कैसे वो अपने प्लान को आइडिया प्रूफिंग और रीजनेबिलिटी की ओर से ले जाए। देखिए, कभी भी बिजनेस प्लान होता है, बिजनेस प्लान सबसे पहले एक प्लानिंग होती है। प्लानिंग मतलब अभी योजना सिर्फ कागजों में है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि वो एक ब्लूप्रिंट है किसी प्रोडक्ट। जब आप एक बार उस बिजनेस प्लान को बनाते हैं तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम लोग एक प्रोटोटाइप बनाएं, मतलब उसका एक एक्चुअल वर्किंग मॉडल बनाएं। फिर उस एक्चुअल वर्किंग मॉडल में क्या खामियां हैं या वो उसमें क्या कमियां हैं जिसको हमको उजागर करना है, उसके लिए हमको उसका टेस्टिंग करनी पड़ती है। टेस्टिंग के लिए आप कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हैं, कुछ ग्राहकों को ढूंढ सकते हैं, या फिर अपने ही परिवार, समाज, स्कूल या अपने मित्रों में ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हैं जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करके आपको बता पाए कि अभी भी इसमें क्या कमियां हैं या ये परफेक्ट हो गया है। वैसे कोई भी चीज़ पहली बार में कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकती, क्योंकि हर चीज़ को क्या चाहिए होता है कि लगातार वी नीड टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी, या वी नीड टू इंक्रीज उसकी फ़ायदे बढ़ाते रहें हम लोग। तो धीरे धीरे करके जब आप किसी को यूज़ करने के लिए प्रोटोटाइप बना के अपना उसको प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए देंगे, वो बताएगा आपको कि इसमें क्या कमियां हैं। जब आपको कमियां पता चल जाएं तो आप उनको कमियों को निकालें उसमें से, और फिर प्रोडक्ट को वापस प्रोटोटाइप बना के फिर से उन लोगों को दें जो लोग वो यूज़ कर रहे हैं। वो आपको बताएंगे कि इसमें अब कमियां हैं कि नहीं। जब आपको लगे कि हाँ वो लोग अब सेटिस्फाइड हैं तो आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, अपने लोकल मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। कई मेले लग रहे हैं आजकल, इनोवेटिव मेले लग रहे हैं, फेयर्स लग रहे हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं। कई प्रतियोगिता होती हैं, जैसा आप लोग देखते हो स्टार्टअप इंडिया भी अपने आप में एक प्रतियोगिता है ना। उनमें कई बार आपको आइडिया प्रदर्शित करने के मौके मिलते हैं, आप वहाँ से भी जा सकते हो। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छी साइट है जहाँ पर आप इसको समाज को बता सकते हो कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, इसके ये फ़ायदे हैं। तो इस तरह से हम लोग बिजनेस प्लान में खामियां प्रोटोटाइप बना के ये पता कर सकते हैं कि वेदर ये आइडिया हमारा सफल होगा या नहीं होगा, या इसमें कमियां हैं या नहीं होगी।